लास्ट डे हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने किए थे। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। इसके बाद इस चैप्टर का हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है प्रोविजन एंड रिजर्व से रिलेटेड जो थ्योरी का पार्ट है वो हमें डिस्कस करना है, वो आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा मेथड आपको या छोटा सा टॉपिक आपको और दिया गया है जो कि है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। डेप्रिसिएशन का एक और मेथड आपको दिया गया है, डेप्रिसिएशन ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब ये मेथड क्या कहता है कि आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए वो रिप्लेसमेंट वैल्यू पे चार्ज करनी चाहिए, न कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने 2022 में एक मशीनरी बाय की है, वो बाय की है हमने 10 लाख की। 10 लाख की हमने ये मशीनरी बाय की, क्लियर है। अब ये मशीनरी हमारी चलने वाली है 10 ईयर। 10 ईयर इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। आफ्टर 10 ईयर 2032 में हमें एक न्यू मशीनरी बाय करनी होगी। अब ये न्यू मशीनरी, जैसे आपको पता है कि इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और हमारी टेक्निक कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है, तो ये जो मशीन है इसी की टाइप की मशीन अगर हम बाय करेंगे 10 ईयर के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 10 लाख में हमें नहीं मिलने वाली। हो सकता है वो हमें मिले 30 लाख में। तो अगर वो हमें 30 लाख में मिलती है तो डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो इन 10 ईयर में हमारे पास जो पैसा होगा मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करके वो कितना होगा 10 लाख। 10 लाख तो हमने अरेंज कर लिए किस तरीके से, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके। अब कुछ एक बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि 10 लाख हमारे पास कैसे। देखो, जब हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हम दिखाते हैं टू डेप्रिसिएशन। अमाउंट आपका कितना हर साल हमने दिखाया होगा, जैसे ये 10 लाख के तो हर साल हमने 1 लाख दिखाया होगा डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब हमने ये दिखा दिया कि हमारा एक्सपेंसेस है। क्या हम डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस हमारी पॉकेट से पे करते हैं? नहीं, ये कैश एक्सपेंसेस है ही नहीं। तो ये एक्सपेंसेस ट्रीट किया गया है बिजनेस का, लेकिन एक्चुअल में आपने पेमेंट नहीं की है, तो ये पैसा बिजनेस के पास ही रहता है। अब बिजनेस के पास इस तरीके से हर साल 1-1 लाख रुपया अगर रहेगा इस तरीके से, तो 10 साल बाद कितने रुपए उसके पास होंगे? 10 लाख रुपए उसके पास होंगे। अब 10 लाख की अरेंजमेंट तो वो कर चुका है डेप्रिसिएशन चार्ज करके, लेकिन बाकी जो 20 लाख हैं वो कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए जो एक्सपर्ट हैं कुछ वो ये मानते हैं कि हमें जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करनी चाहिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। आफ्टर 10 ईयर इस मशीन को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो 30 लाख है, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए इस वैल्यू पे चार्ज करनी चाहिए। ये हमारा होगा डेप्रिसिएशन ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अगर हम इसी वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसी डेट से 2022 से, तो 10 ईयर के बाद हमारे पास अमाउंट कितना होगा? 30 लाख होगा। अब हम इजीली इस मशीन को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमें 30 लाख में ही मिलने वाली। तो ये आपका मेथड है डेप्रिसिएशन ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू पे। इस पे बेस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको नहीं दिए गए हैं और उसकी कुछ लिमिटेशन आपको दी गई हैं। वो क्या है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? एक तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आपको अलाउ नहीं करती कि आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो। दूसरा, हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट आज हम 2022 में ये नहीं कह सकते कि 10 साल बाद इस मशीनरी को हम किस वैल्यू में रिप्लेस करेंगे, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारी क्या आएगी कि इस मशीनरी की वैल्यू 10 साल बाद क्या होगी अगर सिमिलर यही मशीनरी हम बाय करेंगे। और दूसरी ये चीज़ कि आज जो हम मशीनरी बाय कर रहे हैं उसकी टेक्निक कुछ है, और 10 साल बाद जब हम मशीन बाय करेंगे तो वो एडवांस मशीनरी भी तो होगी। 20 लाख जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो उसमें जो एडवांसमेंट भी तो आया है टेक्निक में, तो ये जायज़ नहीं है, ये सही नहीं है कि आज ही हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दें, जो कि बहुत ज़्यादा होगी हमारी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर आपका अनावश्यक बर्डन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये मेथड जनरली फॉलो नहीं किया जाता। अब उसके बाद आपका जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो है प्रोविजन एंड रिजर्व।
अब देखो प्रोविजन एंड रिजर्व हम क्यों क्रिएट करते हैं। देखो कोई भी फर्म है वो अपना बिजनेस कर रही है जनरली, अब उसका जो फ्यूचर है, वैसे तो सभी का फ्यूचर अनसर्टेन होता है, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी तो होती है, इसका फ्यूचर भी अनसर्टेन ही होगा। तो जब बिजनेस या कोई फर्म अपने फ्यूचर जो कि उसका अनसर्टेन है, उसकी अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए कुछ पैसे अलग रखती है, बचा करके रखती है, रखने तो उसे पड़ेंगे ताकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को डील किया जा सके। जैसे आप भी बचा करके रखते हो, आपके पास आज जितनी इनकम है आप सारी की सारी तो खर्च नहीं कर देते, आप उसमें से कुछ बचा करके रखते हो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जब रेनी डेज आप फेस करोगे या फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी उसको आप डील करोगे तो उस समय आपकी वो बचत आपके काम आएगी। तो इसी तरीके से फर्म क्या करती है, जैसे फर्म ने अर्न किया, मान लेते हैं 1 लाख प्रॉफिट, 1 लाख प्रॉफिट इसने अर्न किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चला कि इसका नेट प्रॉफिट है 1 लाख, क्लियर है। अब मान लेते हैं कि इस फर्म में आपके पास 2 पार्टनर थे, ए एंड बी 2 पार्टनर थे। अब फर्म का प्रॉफिट कितना 1 लाख, तो क्या होगा, इन्हीं में डिवाइड कर दिया जाएगा ये प्रॉफिट 50,000 एंड 50,000। अगर हम फ्यूचर के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं रखेंगे तो इसमें इन दोनों में बांट देंगे, जो पार्टनर हैं इनमें डिवाइड कर दिया जाएगा प्रॉफिट। और फ्यूचर में जब फर्म को लॉस होगा, मान लेते हैं इसको लॉस होता है 80,000 का, तो उस समय इसके पास कुछ नहीं है, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इसके पास पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए क्या करती है फर्म, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए ये जो आपका प्रॉफिट है इसमें से कुछ पैसा अलग रख लेती है, कुछ पैसा वो अलग रख लेगी। जैसे यहाँ से उसने पैसे अलग रखे 20,000, तो अब पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है 80,000 तो पार्टनर में डिवाइड कर दिया जाएगा 40,000 एंड 40,000, अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट को। तो ये जो 20,000 है ये आपका क्या कहलाएगा, रिजर्व, ये आपने रिजर्व में रखे हैं। ये 20,000 आप जब यूज करोगे जब आपके रेनी डेज आएंगे। तो इसी तरीके से हर साल आप कुछ पैसा बचा करके रख सकते हो, जब आपको प्रॉफिट होता है सफिशिएंट प्रॉफिट तो आप अलग रख सकते हो। अब कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिजर्व के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिजर्व आप क्रिएट करते हो अनफोर्सीन लायबिलिटीज के लिए, अनफोर्सीन लायबिलिटीज के लिए आप अगर पैसा कुछ भी अपना अलग रखते हो डिविजेबल प्रॉफिट में से, ये भी ध्यान रखना आपने, डिविजेबल प्रॉफिट में से अगर आप कुछ पैसा अलग रखते हो अनफोर्सीन लायबिलिटीज के साथ डील करने के लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिजर्व कहलाता है। रिजर्व क्रिएट करने के लिए आप जो जनरल एंट्री करोगे वो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा टू रिजर्व। ये वाली एंट्री आपको करनी होगी अगर आप रिजर्व क्रिएट करोगे तो, क्योंकि आपने रिजर्व क्रिएट किया। अब थोड़ी सी और हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर लेते हैं। रिजर्व आपने क्रिएट किया, 20,000 आपने अलग रखे, अब ये किसके पास अलग रखे हैं, फर्म के पास। फर्म के पास तो कैपिटल भी रखी होती है, वो भी उसकी लायबिलिटी होती है, जो पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है वो भी उसकी लायबिलिटी की तरह होती है। वो पैसा किन का होता है, पार्टनर का। ये पैसा भी किन्हीं मिलने वाला था, पार्टनर को मिलने वाला था। तो हम एज कैपिटल जैसा ही हम इसे मानते हुए हमारी लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करते हैं रिजर्व को। तो ये आपका शो होगा, रिजर्व हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो होगा रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। क्लियर है। क्रिएट करते हैं हम अनफोर्सीन लायबिलिटीज को डील करने के लिए, ये वाली एंट्री आप करते हो। क्लियर है। अब एक और चीज हमें जो ध्यान में रखनी है, स्टॉप। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं कि रिजर्व के बारे में अनफोर्सीन लायबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है। लायबिलिटी हमें पता नहीं होती कि हमारे सामने क्या लायबिलिटी आ जाएगी या लॉसेज हम क्या फेस करने वाले हैं। उसके लिए जो पैसा सुरक्षित हमने रखा वो हमारे लिए क्या है, सिंपल वर्ड्स में रिजर्व है।
अब दूसरी तरफ ये एंट्री होगी आपकी अनफोर्सिंग। एक चीज़ और रह गई थी रिजर्व के बारे में जो मुझे बतानी थी आपको। हाँ, रिजर्व जो है वो क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये तो कंपनी के केस में एंट्री है। अगर कोई फर्म है तो हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ये वाली एंट्री हम करते हैं अगर वो कोई फर्म है तो, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन है, न कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे नहीं दिखाते रिजर्व को। अब दूसरी चीज, दूसरी ओर हम चलते हैं, प्रोविजन की तरफ। प्रोविजन आपका क्रिएट किया जाता है, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन आपका क्रिएट किया जाता है नॉन लायबिलिटीज के लिए, नॉन लायबिलिटीज के लिए क्रिएट आप करते हो, और जिसकी अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। ऐसी अनफोर्सिंग या सॉरी ऐसी नॉन लायबिलिटी के लिए आप पैसा अलग रखते हो जिसकी अमाउंट आप रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया था, हमने डिस्कस किया था कि 1 लाख का प्रॉफिट हमने अर्न किया है। अब हो सकता है उस ईयर हमने क्रेडिट सेल की हो 50,000 की। अब इससे भी तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या उससे प्रॉफिट नहीं होगा? ये हमने क्रेडिट साइड में दिखाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट के, क्लियर है। अब इससे क्रिएट हुए हमारे क्रेडिट सेल जैसे हम करते हैं तो इससे क्रिएट होंगे डेटर्स, क्लियर है। ये हमने किया है 2022 में, अभी 2022 चला है तो 2022 में हमने ये क्रेडिट सेल की है, क्लियर है। ये 2022 के ही ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने दिखाया होगा, तो ये इसी साल प्रॉफिट हमें शो कर रहा है। अब इनसे जो डेटर है इनसे पैसा हमें रिसीव होना है 2023 में। अब पैसा हम ये मान करके चलते हैं कि डेटर से सारा का सारा पैसा रिसीव नहीं होता। जनरली ऐसा ही होता है कि कुछ पैसे डूब जाते हैं आपके, जो देनदार होते हैं उन सभी से पैसे आपके रिसीव नहीं होते जनरली। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारे के सारे पैसे रिसीव हो जाते हैं, लेकिन जनरली जो होता है कि वो आपके सारे के सारे डेटर से आपको फुली अमाउंट रिसीव नहीं होता, तो कुछ अमाउंट बैड डेट्स के रूप में आपका डूब जाता है। तो जब हमें पता है कि हमारे डेटर्स हैं 50,000 के, तो हमें पता है कुछ ना कुछ पैसा तो डूबेगा, इट मीन्स नॉर्मल लॉस है। लेकिन क्या हम आज ही बता सकते हैं ये कि कितना पैसा डूबेगा? ये तो नहीं पता चलेगा। ये तो जब 23 में उनसे पेमेंट हम रिसीव करेंगे तब हमें पता चलेगा। जैसे 23 में हमने उनसे रिसीव किए 48,000, तो हमें लॉस जो हुआ वो हुआ 2,000 का, वो हमें पता चलेगा 23 में। तो 23 में क्या ये 23 का लॉस है आपका? बिल्कुल नहीं। आपने ये इनकम अर्न की थी 22 में ही, तो ये लॉस भी आपका 22 का ही है। तो जब फ्यूचर, वैसे तो आपको लॉस का पता चलेगा फ्यूचर में, हमें पता है नॉन लायबिलिटी है, लेकिन अमाउंट आपको एग्जैक्ट पता चलेगी फ्यूचर में। तो नॉन लायबिलिटी या नॉन लॉस जिसकी अमाउंट को हम एग्जैक्टली डिटरमाइन ना कर सकें, उसके लिए अगर हम आज से ही कुछ पैसा अलग रखते हैं अपने प्रॉफिट में से, वो चार्ज करते हैं कि ये लॉस हमें हो सकता है फ्यूचर में, इस अमाउंट का वो अमाउंट एस्टिमेटेड होती है। जैसे अभी इसी ईयर अगर हम प्रोविजन क्रिएट कर दें, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर हमने क्रिएट किया, मान लेते हैं हमने क्रिएट किया 1000 का, हमने क्रिएट किया। अब ये 1000 हम इसी ईयर के प्रॉफिट में से चार्ज कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आप दिखा सकते हो। तो एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं होता, लेकिन हम एस्टिमेटेड अमाउंट तो रख ही सकते हैं। ये अमाउंट आप डिसाइड करते हो, आपके पास्ट एक्सपीरियंस बेसिस डिसाइड करते हो कि ये जो अमाउंट है कितना हो सकता है। अब ये अमाउंट आप इसी ईयर के प्रॉफिट में से लेस कर देते हो। अब इस तरीके से आपने जो पैसा अलग रखा, क्या ये पैसा आपने किसी को पे किया है? बिल्कुल नहीं किया।
आपने किसी को पे तो नहीं किया, फिर भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड इसे दिखाओगे एक्सपेंसेस के रूप में, लेकिन क्या आपने ये पे किया नहीं पे किया, तो ये इनडायरेक्टली आप ही के पास रहेगा, बिजनेस के पास ही रहेगा, ताकि जब फ्यूचर में लॉस होगा तो इसका कंपनसेशन आप कर सकते। क्लियर है? तो इसी तरीके से जब फर्म किसी नॉन लायबिलिटीज के लिए जिसका अमाउंट वो डिटरमाइन नहीं कर सकती रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ, उसके लिए अलग से अगर वो पैसा या अमाउंट सेव करती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोविजन। अब वो प्रोविजन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्योंकि जब हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आपका होगा टू, आप करोगे प्रोविजन, जो भी प्रोविजन आप क्रिएट करें ये वाली एंट्री आपको करनी होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आपको प्रोविजन शो करना होगा, ये है प्रोविजन। अब मेरे ख्याल से आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या है। प्रोविजन तो हम क्रिएट करते हैं किसी नोवन लायबिलिटीज के लिए या नोवन लॉसेज के लिए जो फ्यूचर में हमें होंगे, लेकिन उनका अमाउंट हम एग्जैक्टली डिटरमाइन ना कर सकें, तो उनके लिए जो पैसा हमने अलग से रखा वो हमारे लिए है प्रोविजन। जैसे इसके एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जैसे टैक्स की अमाउंट भी आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कितनी आपको पे करनी पड़ेगी, वो तो जब आपकी इनकम का टोटल किया जाएगा टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा या आपके खुद के द्वारा, जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका टैक्स का अमाउंट क्या है। लेकिन आपको टैक्स तो पे करना है, तो उसके लिए जितनी अमाउंट आपने अलग रखी वो आपके लिए क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर रिन्यूअल या प्रोविजन फॉर रिपेयरिंग भी आप कई बार मेंटेन कर लेते हो। तो ये जो प्रोविजन के आपके एग्जांपल है कुछ एक। आप रिजर्व के, रिजर्व में जैसे जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, फंड, डिवेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व। तो ये कुछ एक एग्जांपल हैं रिजर्व में। तो अब आपको ये तो क्लियर है कि रिजर्व क्या होते हैं और प्रोविजन क्या होते हैं। प्रोविजन को तो आप शो करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, लेकिन रिजर्व आप क्रिएट करते हो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, इट मीन्स नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप फुली प्रिपेयर कर लेते हो। उसके बाद एप्रोप्रिएशन जब आप करते हो प्रॉफिट का, तो उसमें से आप प्रिपेयर करते हो या रिजर्व को आप क्रिएट करते हो। प्रोविजन क्रिएट करना हमारे लिए लीगली नेसेसरी है, ये क्रिएट करना वॉलेंट्री है। हमारी मर्जी, हम क्रिएट करना चाहें तो कर सकते, ना करना चाहें तो ना भी करें, वो हमारी मर्जी पे डिपेंड है। रिजर्व ये क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट और ये क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिफरेंसेस हो गए कुछ एक इसके बीच में। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर हम फीचर्स की अब हम बुक के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं वन बाय वन, ताकि आपको और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे प्रोविजन क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन भी हम कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर आपको बताए गए हैं, वो क्या है, ये नॉन लायबिलिटी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। दूसरी फीचर में ये बताता है कि नॉन लायबिलिटी तो हमें पता होती है लेकिन अमाउंट हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। और तीसरी फीचर ये बताता है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये बताता है पर्पज और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन, कि प्रोविजन का पर्पज क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है प्रोविजन की, क्यों हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। टू असरटेन ट्रू वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं
बिजनेस के प्रॉफिट की ट्रू वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया होगा, तो ये जो हमारी सेल थी 50,000 की क्रेडिट सेल थी, वो भी हमने यहाँ दिखाई होगी सेल के रूप में। अब ये सेल हमने इस साल कर दी है, लेकिन इसी साल हमें वैल्यू रिसीव तो नहीं हुई। अब नेक्स्ट ईयर जाकर के हमें पता चलता है कि 2000 हमें रिसीव ही नहीं होंगे। तो जब हम नेक्स्ट ईयर ये लॉस फेस करेंगे तो इसके लिए रिकॉर्डिंग तो नेक्स्ट ईयर होगी, तो वो तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में से कम हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू जाननी है। तो ये जो वैल्यू हमने इस साल सेल की दिखाई है, इसी के अगेंस्ट हम क्या दिखा देते हैं, प्रोविजन शो कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, कि इनमें से कुछ पैसा हमारा डूब सकता है। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट डिटरमाइन होगा इस ईयर का, वो ट्रू होगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर हम इसमें से पहले से ही लेस करते हैं हमारे प्रॉफिट में से, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। उसके बाद दूसरा, टू असरटेन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं ये जानने के लिए कि बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी पर्टिकुलर डेट को। तो जब हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे डेटर्स के ऊपर, तो हमें पता होता है कि ये डेटर्स हमारे डाउटफुल हैं, इससे पैसा शायद हमें रिसीव ही ना हो। तो जब हम बैलेंस शीट में शो करेंगे प्रोविजन को, तो एसेट्स में से लेस करके शो करेंगे, डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या तो लेस कर देंगे, या फिर हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अलग से शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या होता है प्रोविजन का, या तो आप एसेट्स में से लेस करते हो, लेस प्रोविजन, या तो आप ऐसे करते हो, या फिर आप क्या करते हो सेपरेटली बैलेंस शीट में यहाँ दिखाते हो लायबिलिटी साइड प्रोविजन। इस तरीके से आप ट्रीट करते हो प्रोविजन। क्लियर है? अगर आपने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया है तो आप तो डेटर दिखाओगे 50,000 के, जबकि एक्चुअल में उनसे रिसीव होने आपको 40-80,000, तो ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता अगर बैलेंस शीट आप प्रोविजन क्रिएट नहीं करोगे तो इसीलिए प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करने के लिए भी। उसके बाद ये कहता है टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज इन द फ्यूचर। फ्यूचर के जो नॉन लॉसेज हमें पता है लॉस तो होना ही है, उसके लिए पहले से ही हम अमाउंट अरेंज करके चलते हैं। अब देखो हमने प्रोविजन क्रिएट किया, अब हमने अमाउंट अलग से अरेंज कर ली ना, इसकी पेमेंट तो हम कहीं बाहर नहीं करते, तो ये पैसा हमारे पास ही रहता है, लेकिन प्रॉफिट में से हमने अलग कर लिया, तो ये पैसा हमारे काम आएगा फ्यूचर में जब हमें लॉस होगा। और लास्ट है फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका इक्विटेबल होता है, जैसे आप प्रोविजन फॉर रिपेयर आप क्रिएट करते हो, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स आपने प्रिपेयर किया है, तो जो रिपेयरिंग के खर्चे हैं आपने क्रिएट किया है प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। तो जो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस है आपको पता है कि रिपेयरिंग एक्सपेंसेस तो होनी ही होनी है एसेट्स के ऊपर। अब वो जब आपकी एसेट्स न्यू हैं तो इक्वल टू जीरो ही होते हैं, न्यू एसेट्स के ऊपर तो आपके रिपेयरिंग एक्सपेंसेस होते ही नहीं, क्योंकि नई नई चीज़ें तो ख़राब नहीं होती, उनको रिपेयरिंग की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे जैसे वो एसेट्स हमारी पुरानी होती चली जाएंगी, रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। अब पहली साल में तो रिपेयरिंग के एक्चुअल एक्सपेंसेस तो जीरो ही है मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि फोर्थ ईयर में रिपेयरिंग एक्सपेंसेस है 10,000। तो अगर हम ऐसा करें कि पहली साल रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस दिखाएं 0 और फोर्थ ईयर हम रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस दिखाएं 10, तो ये रिपेयरिंग एक्सपेंसेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ। हम क्या करते हैं पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि जो एसेट हमने बाय किया उसके ऊपर टोटल रिपेयरिंग एक्सपेंसेस कितना आने वाला है। जैसे हमने एस्टिमेट किया कि टोटल रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हमारा आने वाला है 50,000, कितने ईयर में, ये आने वाला है आपका 10 ईयर में, वो मशीनरी 10 ईयर तक चलेगी और उसमें रिपेयरिंग का खर्चा आपका 50,000 होगा। तो हम क्या करेंगे 50,000 को 10 ईयर से डिवाइड कर देंगे, 5,000 हर ईयर हम क्या करेंगे प्रोविजन क्रिएट करेंगे रिपेयरिंग एक्सपेंसेस के लिए। तो इससे क्या होगा प्रोविजन फॉर रिपेयरिंग आप 5,000 हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या करोगे चार्ज करोगे। तो हर साल 5,000 ही चार्ज होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी साल तो 10,000 चार्ज हो रहे हैं और किसी साल 0 चार्ज हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एक्सपेंसेस का, तो इसीलिए भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। उसके बाद रिजर्व का चैप्टर, रिजर्व का टॉपिक। रिजर्व हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, होते क्या हैं
उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व आपको बताए गए हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कुछ एक एग्जाम्पल। अब प्रोविजन को तो मैं कर लेता हूँ रफ, अब हमें रिजर्व पे डिस्कस करना है। अब ये बताता है नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है एज पर आपकी बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है रिजर्व की, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। ये क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यही आपको सेम चीज़ें बताया जाता है। इसको क्रिएट करना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई जाती है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये बताया जाता है कि ये किसी नॉन लायबिलिटी को मीट करने के लिए क्रिएट नहीं किया जाता। ये अनफोर्सीन लायबिलिटी जो अभी तक हमें पता ही नहीं है, ऐसी लायबिलिटी को डील करने के लिए आप क्रिएट करते हो। और ये जो आपने क्रिएट किया है इससे आप डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिविडेंड कंपनी के केस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। प्रोविजन से आप ऐसा नहीं कर सकते, वो तो किसी नॉन लॉस को मेट करने के लिए आपने क्रिएट किए हैं। इससे आप क्या करते हो, ये फ्री होते हैं, इनसे आप बोनस भी डिक्लेयर कर सकते हो और इनसे आप डिविडेंड भी पे कर सकते हो। इनसे जो मर्जी चाहे आप कुछ कर लो, अगर ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट नहीं किए गए हैं तो। क्लियर है? तो ये थी इनकी फीचर्स। उसके बाद सेम इसी वे में आपको पर्पस बताए गए हैं या इंपॉर्टेंस बताई गई है। रिजर्व की इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए हम क्रिएट करते हैं। हेल्पफुल इन मीटिंग अनफोर्सीन लायबिलिटी, हमारे लिए मददगार हो रहा है अनफोर्सीन लायबिलिटी को डील करने के लिए। हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, अगर हम हर साल पैसा कुछ बचा करके चलेंगे तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हम किसी भी रेनी डेज को फेस कर सकते हैं या किसी भी मुश्किल का सामना हम कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसी रिजर्व के रूप में हम बचत करते चले जाते हैं तो। उसके बाद इक्विलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर, हम डिविडेंड क्या कर सकते हैं, इक्विलाइज कर सकते हैं। जैसे हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, कंपनी के केस में डिविडेंड आप डिक्लेयर करते हो जब आपको प्रॉफिट होता है। तो जब आपको प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं आपने 10% की रेट से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर अगर आपको लॉस हो गया तो आप डिविडेंड तो डिक्लेयर कर ही नहीं पाओगे। अब अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे तो आपका जो मार्केट कैप्चर है वो कम हो जाएगा, मार्केट वैल्यू आपकी डाउन चली जाएगी, आपके बिजनेस की, आपके फर्म की, आपकी गुडविल डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हर साल अगर एक इक्वल रेट से डिविडेंड पे नहीं कर पा रहे, इट मीन्स आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर आपकी जो गुडविल है डाउन चली जाएगी, आपके शेयर, कंपनी के शेयर्स की जो वैल्यू है वो भी डाउन चली जाएगी। तो इसीलिए हम इस सिचुएशन से बचने के लिए इस साल जब हमें प्रॉफिट हुआ होगा तो हमने कुछ पैसा यहाँ रिजर्व के रूप में अलग रखा और उस पैसे को हमने जब हमें लॉस हुआ तब हमने यूटिलाइज किया डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, आपकी गुडविल सेव हो जाएगी, आप उसी रेट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग ए स्पेसिफिक लायबिलिटी, अगर आपके सामने कोई स्पेसिफिक लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो उसके लिए भी आपके पास फंड अवेलेबल होगा, आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद डिफरेंसेस बताए गए हैं आपको रिजर्व एंड प्रोविजन में, ये आपको खुद ही स्टडी कर लेने हैं। उसके बाद आपको करवाया जाता है टाइप्स ऑफ रिजर्व, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही कर लो आप।